नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों पर वोटिंग पूरी। कांग्रेस के 2 विधायकों पर अमित शाह को मतपत्र दिखाकर वोट करने का आरोप, चुनाव आयोग से शिकायत। विपक्ष का 2 तरह के 500 के नोट छापने का दावा, राज्यसभा में नोटबंदी को बताया सबसे बड़ा घोटाला। वित्त मंत्री का अनावश्यक अवरोध का आरोप। गृह मंत्री का कांग्रेस उपाध्यक्ष पर सुरक्षा नियम तोड़ने का आरोप, कहा बिना एसपीजी जाते हैं विदेश। कांग्रेस ने पत्थरबाजी के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, विस्थापन की समय सीमा बढ़ाने से इनकार। हालत बिगड़ने पर मेधा पाटकर अस्पताल में भर्ती। अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर के पक्ष में शिया वक्फ बोर्ड, कहा कुछ दूरी पर मुस्लिम इलाके में बननी चाहिए मस्जिद, भूमि पर बताया मालिकाना हक। और पहली खबर में आज हम बात करेंगे सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों के मामले की, लेकिन उससे पहले राज्यसभा में आज हुए अवरोध पर खबर। राज्यसभा में आज अवरोध के चलते कोई विधायी काम नहीं हो सका। विपक्ष ने आरोप लगाया कि 2 तरह के 500 के नोट छापे जा रहे हैं। कांग्रेस ने इसे सबसे बड़ा घोटाला बताया, तो सरकार ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही में बेवजह बाधा डाल रहा है। मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने नोटों की छपाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक 2 तरह के 500 के नोट छाप रहा है। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला है। ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैम है। ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैम है कि गवर्नमेंट ही 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 किस्म के नोट छपती है, छपाती है, डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिजाइन के, फीचर्स के। कई विपक्षी दलों ने कांग्रेस के आरोपों का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर वॉकआउट भी किया। Mr. Kapil Sibal has raised an issue. It's a serious issue, and the rule is 258. Please look at 258. No, yes. So give him a chance to raise it. 258. Yeah. Look at the notes. So you look at the notes. No. Reserve Bank note छापे, 2 तरह के नोट नहीं छप सकते। ये कैसे छपे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये साइन मैं दे सकता हूँ आपके सामने, साइन करके दे सकता हूँ। मुझे लग रहा है देश में 2 तरीके के नोट चल रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है और चूंकि सरकार इसका जवाब नहीं दे रही, हटवाता है, तो समाजवादी पार्टी सदन से वॉकआउट करती है। सरकार ने कहा कि कांग्रेस अफवाह फैला रही है और जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डाल रही है। There are rules under which you give notice. You start raising issues with regard to the currency of the country in this manner, and such irresponsible statements are made. There is a misuse of zero hour going on, and it should not be permitted at all. जो देश में अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी, वो घोटालेबाज जो इससे हताश हुए हैं, डिमोनेटाइजेशन से किनारे पड़ गए हैं, उनको कहीं न कहीं इस तरह की चीजों से उनको मदद मिलेगी। अवरोध के चलते शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाया। भोजन अवकाश के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा। इस कारण कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। 9th August till 11 hours tomorrow. कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आज नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से विस्थापन की समय सीमा बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी। उधर धरना स्थल से उठाकर इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराई गई मेधा पाटकर की हालत में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी गिरफ्तारी से इनकार करते हुए सेहत के चलते अस्पताल में दाखिल कराने की बात कही। सरदार सरोवर बांध के विस्थापियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी।
इसमें विस्थापन के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने डूबे क्षेत्र के विस्थापितों के लिए 31 जुलाई की समय सीमा तय की है। बड़वानी में मेधा को अनशन स्थल से हटाए जाने के विरोध में मंगलवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। उधर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर की हालात में सुधार हो रहा है। धार के चिखलदा गांव में पिछले 12 दिन से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी मेधा पाटकर और दूसरे नेताओं को सोमवार को धरना स्थल से उठाकर इंदौर, बड़वानी और धार के अस्पतालों में भर्ती कराया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसमें कई लोग घायल हुए और उनके नेताओं को इलाज के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। आप क्या उन्हें उपचार के लिए अगर लाए हैं तो आपने उनसे उनकी पूर्व सहमति ली थी, अदरवाइज ये एक तरीके की गिरफ्तारी है। इसको आप नाम कुछ भी दें, जो न्यायाधिकरण के आदेश है, जो सरकार के अपने जो उन्होंने पहले कहा है उसको वो माने। इसके अलावा हमने कभी पैकेज नहीं मांगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेधा पाटकर और दूसरे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि वे संवेदनशील व्यक्ति हैं। मेधा पाटकर और उनके साथियों की स्थिति चिंतनीय थी। चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विस्थापितों को पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार ने नर्मदा पंचाट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के साथ 900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैकेज दिया है। प्रशासन ने तय समय में लोगों का विस्थापन सुनिश्चित करने की बात कही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो शासन ने पैकेज घोषित किया है और नागरिक जिसको चाहते हैं उन सबको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। लोग जल्दी से जल्दी अपना निवास बना करके डूब वाले क्षेत्रों से बाहर निकलें और ऐसा बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों ने कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में लोग अपने स्वयं शिक्षा से ऐसे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएंगे जो डूब में नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की दलील है कि 192 गांव विस्थापन की मार झेल रहे हैं। इसके 1000 लोगों को अस्थायी जगहों पर रखा गया है, इसलिए इन लोगों को और वक्त दिया जाना चाहिए। इसको लेकर मेधा पाटकर समेत कई लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो हमारे साथ हैं मधुरीश कुमार, जो कि नेशनल कन्वीनर हैं NAPM से। मधुरीश, स्वागत है आपका। मधुरीश, सुप्रीम कोर्ट से याचिका का खारिज होना और डेडलाइन को आगे ना बढ़ाना, कितना बड़ा झटका आपको लगता है? हम इसे एक्चुअली खारिज होना नहीं मानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी तरह से यह कहा, आज उन्होंने सुनने से मना किया है, क्योंकि उनका कहना था कि जो फरवरी में ऑर्डर आई थी आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए, और हाई कोर्ट में हमारी केस अभी चल रही है जिसकी 10 तारीख को हियरिंग है। हमें अपेक्षा है कि हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं इसकी बात पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो हमने याचिका लगाई थी वो याचिका इस बात पर लगाई थी कि रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन साइट्स जो मध्य प्रदेश में 88 रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन बनाने हैं वो सरकार ने पूरा नहीं किया है, और हम चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को यह नोटिस इशू करे कि कम से कम इनका काम पूरा किया जाए, ताकि जो लोग डूबेंगे, अभी जो डूब में आएंगे, पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो वो उनके जाने के लिए कहीं जगह हो। सरकार और तो उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट सुन रहा है, 10 तारीख को हियरिंग है एंड दे आर लुकिंग एट द RNR कंप्लायंस, तो फिर आप हमारे पास अभी नहीं आए। सो दे डिडंट एक्चुअली डिसमिस इट। और जो स्थानीय प्रशासन है, हम उनके बयान और सरकार की ओर से जो कहा गया, ये वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, और जो दिशा निर्देश कोर्ट की ओर से दिए गए विस्थापितों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, उन सुविधाओं को लेकर वो पूरी तरीके से उसको अमल में ला रहे हैं। हम यही कहेंगे कि यह पूरी तरह से झूठ है, एक झूठा प्रचार है, क्योंकि अगर आप सरकारी आंकड़े देखें तो करीब पिछले 5 से 7 सालों से ही सरकार कह रही है कि जीरो बैलेंस है। एक आंकड़ों का जबरदस्त खेल चल रहा है। सरकार पिछले 5-7 सालों से सुप्रीम कोर्ट में ऑन ओथ एफिडेविट फाइल करके कह रही है कि कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है जिसको प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली के तौर पे रीसेटल एंड रिहेबिलिटेट करना है। तो हम कहते हैं कि अगर जीरो है तो फिर जब झा कमीशन की एक इंक्वायरी बैठी जो कि पुनर्वास में हो रहे घोटालों की जांच के लिए निकली, तो उसमें से 1853 घोटाले उन्होंने निकाले कि फेक रजिस्ट्रीज हुई हैं। उसके अलावा उन्होंने 3500 और इन्वेस्टिगेशंस चालू रखे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है 8 फरवरी को, तो उसमें भी उन्होंने 1500 और 600 ऐसे 2 लोगों की कैटेगरी बताई जिनको 60 लाख रुपए और 15 लाख रुपए मिलने हैं। तो हमारा कहना है कि जब जीरो हो चुका था, तो जब सुप्रीम कोर्ट फिर कैसे कह रहा है कि इतने लोगों को पैसे दो? तो अगर जीरो हो गया तो यह बात आपकी कॉन्ट्रडिक्टरी है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। उसके बाद भी अगर देखें तो फरवरी के बाद से अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने 3 बार अलग अलग तरह के नोटिस निकाले हैं। एक मई में उन्होंने निकाला,
उसमें उन्होंने कहा कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का लाभ है वह कुछ और व्यक्ति जो छूट गए हैं उनको भी यह लाभ मिलेगा। उसके बाद जून में फिर निकालते हैं और कहते हैं कि हम 900 करोड़ का पैकेज देंगे। तो आप बार बार अगर पैकेज घोषित किए जा रहे हैं, इसका मतलब आपको भी मालूम है कि ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। लेकिन सरकार ये कह रही, जो उनके नोटिफिकेशन को पढ़ रहा था और जो बयान थे जी, कि जो पहले पैरामीटर सेट किए गए उस पैरामीटर के तहत हमने जो भी संख्या बताई या फिर जो आंकड़े पेश किए कोर्ट के सामने, सरकार ये दावा कर रही कि कुछ और लोग थे जो उनकी नज़र में ऐसे थे जो कि विस्थापित की उस पैरामीटर को पूरा नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उन पर असर पड़ रहा था। हमने उसके लिए नई स्कीम्स और जो नए बजट की घोषणा की या पैकेज की घोषणा की वो उन लोगों के लिए है। क्या वाकई ऐसा है? एक्चुअली ये उल्टी बात है, क्योंकि हम जो 40,000 का फिगर बताते हैं कि 40,000 परिवार हैं, लगभग 2 लाख लोग, सरकार ने उसे घटा करके 18,536 परिवार कर रखे हैं। उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो बैक वाटर लेवल है, जब पानी बढ़ेगा, जब सबमर्जेंस होगा, तो उन्होंने उसको घटा दिया है बैक वाटर लेवल्स। पहले अगर डूब यहाँ तक आ रही थी तो उन्होंने कहा कि अब डूब यहाँ तक आए, तो इसमें जो रहने वाले लोग हैं उनको उन्होंने बाहर कर दिया है। लगभग 15,000 फैमिली जिसको उन्होंने बाहर कर दिया है। तो उसमें उनकी कायदे से अगर देखें कानूनन तौर पे उनकी ज़मीन अभी भी सरकार के पास अधिग्रहित है। तो अगर वो बैक वाटर लेवल से अगर आपने उन्हें बाहर कर दिया है तो ज़मीन अधिग्रहित की थी आपने, उन्हें वापस दे दें उनकी प्रॉपर्टी लीगल तौर पे, तो आप वह भी नहीं कर रहे। तो दूसरी तरफ ये जो नया पैकेज है फिर उनके लिए नहीं है, तो ये किसी और के लिए नहीं है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने नर्मदा पंचायत के जो माध्यम से जो था या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके हिसाब से हमने पुनर्वास पूरा किया। अब अगर नर्मदा पंचायत को ही देखें तो 1979 की ये नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनी। उस समय उन्होंने ऑर्डर दिए थे, क्योंकि एक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश, गुजरात और कई राज्यों के साथ और महाराष्ट्र, 3 राज्य हैं, इसलिए ये डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाया गया और उसमें किसको क्या लाभ मिलेंगे वो तय किया गया। 17 कंडीशंस ट्राइब्यूनल के अवार्ड में है। उसमें यह कहा गया है कि कितने पुनर्वास स्थलों पर क्या क्या सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, हेल्थ सेंटर्स, ये सारी चीज़ें हैं, बिजली, सड़क, पानी। अब ये सुविधाएं अभी भी नहीं है, क्योंकि 2014 की अगर आप रिपोर्ट देखें जो कि IIT बॉम्बे और मानित भोपाल जो झा कमीशन ने उन्हें बोला था कि आप लोग इसकी जांच करें, उसके बाद उन्होंने 3 वॉल्यूम में रिपोर्ट सबमिट की है। बहुत डिटेल में वो रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि पुनर्वास स्थल रहने लायक नहीं है। ये 2014 की बात है। उसके बाद 2016 में झा कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी है और झा कमीशन ने भी उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है। तो हम कह रहे हैं कि जब आपकी खुद की एजेंसीज, IIT बॉम्बे हमारा नहीं है, हम मैनेज नहीं कर सकते कुछ नहीं, क्योंकि ये आरोप हम पे लगते रहे हैं। तो जब ऐसी बात है तो आप कैसे कह सकते हैं कि पुनर्वास स्थलों की स्थिति सही है? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि जो चीज़ कागजों पर कही जा रही है वो हकीकत में हो, लड़ाई सिर्फ इसके लिए है और वो उनको हक मिलना चाहिए। महेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जोड़ने के लिए। और यदि पहले खबर छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। लखनऊ की भूल भुलैया। रहस्य और रोमांच से भरे 489 जीने और गलियारे। एक बार जो अंदर जाए आसानी से बाहर न आए। अगर साथ गाइड ना हो तो बस इस 3 मंजिला परिसर में घूमता ही रह जाए। कहते हैं अकाल से प्रजा थी परेशान, तब लोगों को काम देने के लिए अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने सन 1784 में करवाया इसका निर्माण।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके गुजरात के बनासकांठा में खुद को खतरे में डाला। लोकसभा में आज राहुल गांधी की गाड़ी पर पत्थरबाजी के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार बताया और कांग्रेस के विरोध के चलते कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। बनके इनकी जान लेना चाहते। लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बनासकांठा में हुए पथराव का मुद्दा उठा। कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गुजरात में जिस जगह रुके वहां उनका पहले से तय कार्यक्रम नहीं था। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी एसपीजी की बात नहीं मानते हुए बुलेट प्रूफ गाड़ी के बजाय पार्टी की गाड़ी से गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं में भी सुरक्षा की अनदेखी करते हैं। पिछले 2 वर्षों में श्री गांधी 6 विदेशी दौरों में 72 दिन बाहर रहे हैं। इन 72 दिनों की अवधि में एसपीजी कवर उनके साथ नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, अब स्वाभाविक है ये देश जानना चाहेगा, सदन जानना चाहेगा कि विदेश में कहां गए, क्यों नहीं उन्होंने एसपीजी कवर लिया। राजनाथ सिंह ने पत्थरबाजी की निंदा की। उन्होंने कहा कि एक आरोपी को पकड़ा गया है और गुजरात सरकार मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस ने प्रश्नकाल की शुरुआत के साथ ही सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग करते हुए अवरोध पैदा किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। श्री राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता है। उन्होंने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए गुजरात बनासकांठा पहुंचे थे। उन पर जानलेवा हमला हुआ, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। इस हमले में राहुल गांधी जी बाल बचे, लेकिन उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए। कांग्रेस के विरोध के चलते सदन में प्रश्नकाल को स्थगित करना पड़ा। 12 बजे के बाद अवरोध जारी रहा और कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। राहुल गांधी शुक्रवार को गुजरात में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर गए थे। इस दौरान ये घटना हुई। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा ने मंगलवार को मोटरयान संशोधन विधेयक 2017 को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया। समिति में कुल 24 सदस्य हैं। समिति से अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है और इस काम के लिए और समय नहीं दिया जाएगा। परिवहन क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर देखा जा रहा मोटरयान संशोधन विधेयक 2017 राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। सड़क परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विधेयक को समिति के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया। सर, विथ योर परमिशन आई मूव द फॉलोइंग मोशंस दैट द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2017 टू अमेंड द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 टू एड्रेस इश्यूज सच एज रोड सेफ्टी, पैसेंजर मोबिलिटीज, ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स, citizen facilitations and reduction of corruption in transport sector as passed by the Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha। प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। मोटरयान संशोधन विधेयक 2017 को लोकसभा ने इसी साल अप्रैल में पारित किया था। With instructions to report to the Rajya Sabha by the first day of next session without extension of time. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it. Motion is adopted. प्रस्तावित विधेयक में वाहन तेज चलाने, सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने और सड़क कानून तोड़ने के लिए कड़ी सजा के प्रावधान हैं। इसके अलावा नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार जरूरी करने का भी प्रावधान है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा की विभाग संबंधी स्थायी समिति के सामने आज सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया और पवन हंस लिमिटेड के विनिवेश का मुद्दा विचार के लिए आया। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एयर इंडिया के सीएमडी अश्विनी लोहानी और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव RN चौबे से सवाल जवाब हुए। मुकुल राय की अध्यक्षता वाली समिति ने पूछा कि विनिवेश की रूपरेखा क्या होगी और कर्मचारियों की नौकरियों की क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी। समिति ने यह भी पूछा कि एयर इंडिया पर मौजूदा 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, उसे कौन चुकाएगा। समिति में पहली बार ये भी बात सामने आई कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विनिवेश और 2007 में विमानों की खरीदारी के मामले में CBI अलग अलग जांच कर रही है। समिति का ये भी मानना है कि कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति पिछले साल ही एयर इंडिया और पवन हंस लिमिटेड के विनिवेश का फैसला कर चुकी है, इसलिए फैसले पर
सवाल करने का ज़्यादा औचित्य नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाले मंत्री समूह भी विनिवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष अनुसंधान पहल कार्यक्रम के तहत मंगलवार को संसद परिसर में संसद सदस्यों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय संविधान के तहत स्थानीय शासन के महत्व, इसके उद्देश्य और प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। कार्यशाला में कई दलों के सदस्य और विशेषज्ञों ने शिरकत की। भारतीय संविधान के बिंदुओं को लेकर यह 5वीं कार्यशाला थी। इस पहल का मकसद जनप्रतिनिधियों का ज्ञान बढ़ाकर उन्हें जन कल्याण के लिए बेहतर कदम उठाने और दायित्वों का निर्वहन करने में मदद करना था। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपने उस क्षेत्र में विकास अपने तरीके से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करने का मौका मिले, उसके लिए उनको शक्तियाँ मिलें और संसाधन मिलें। ये इन दोनों संशोधनों का उद्देश्य था। राज्यसभा की तीनों सीटों के लिए गुजरात विधानसभा में मतदान पूरा हो गया। चुनाव में 176 विधायकों ने वोट डाले। कांग्रेस अपने 2 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने और वोट डालने के बाद अपना बैलेट अमित शाह को दिखाने का उसने आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और आरपीएन सिंह ने आयोग के सामने पार्टी का पक्ष रखा और दोनों विधायकों के वोट रद्द करने की मांग की है। गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जीत तय है, तो वहीं तीसरी सीट के लिए कांग्रेस के अहमद पटेल और बीजेपी के बलवंत सिंह राजपूत के बीच मुकाबला है। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है। 2 विधायकों ने, एक कांग्रेस के विधायक भोला भाई, दूसरे कांग्रेस के विधायक राघव जी भाई, दोनों ने पब्लिकली दिखाया है। अब हम कहते हैं कि भैया बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे, हम भी बैठे, ऑब्जर्वर बैठे और प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठे, चारों बैठ ले, हम वीडियो देख लेते हैं कि वो अभी वीडियो दिखाने में से एतराज कर रहे हैं। वीडियो में ये बाकायदा रिकॉर्ड हुआ है। इलेक्शन ऑब्जर्वर वहां मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जब कानून की अवहेलना हो रही है और वो उस कानून की अवहेलना में शामिल हैं, तो और क्या बचा है। ऐसे में हमने अनुरोध किया है चुनाव आयोग को कि वो निर्णय करें और इन दोनों की वोट खारिज की जाए। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में पक्ष बनने का फैसला किया है। बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बनना चाहिए और उससे थोड़ी दूरी पर मुस्लिम इलाके में मस्जिद बनाई जानी चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि बाबरी मस्जिद शिया वक्फ की थी और इसे शिया मीर वकी ने बनवाई थी और इसीलिए इस मामले में दूसरे पक्षकारों के साथ बातचीत और समाधान तक पहुंचने का अधिकार केवल उसी के पास है। बाबरी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही है, जो 11 अगस्त से सुनवाई करेगी। राम मंदिर बाबरी मस्जिद भूमि के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद का निर्णय भी करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2010 में इस भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला मंदिर के बीच 3 हिस्सों में बराबर बांटने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है और इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब। याचिकाकर्ता की दलील है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी व्यवस्था थी और 1957 में राज्य की संविधान सभा के भंग होने के साथ ही ये खत्म हो गई और भारत के राष्ट्रपति संसद की मंजूरी न मिलने के बावजूद अनुच्छेद 370 को जारी रखना संविधान की मूल संरचना के साथ धोखा है। इससे पहले जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और हाई कोर्ट जाने को कहा था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर फैसला लेने का अधिकार सरकार को है और कोर्ट ये तय नहीं कर सकती कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए ये मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। याचिका में 1 से 8वीं तक कक्षा तक के में योग को अनिवार्य बनाने की मांग की गई थी। साथ ही राष्ट्रीय योग नीति बनाने की भी इसमें मांग शामिल थी। चीन ने कहा है कि भारत के साथ छोटे युद्ध की आशंका के बारे में ग्लोबल टाइम्स या चीन के किसी अन्य अखबार के लेख बीजिंग सरकार के विचार नहीं है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वो लेखकों के अपने विचार हैं। चीन ने कहा कि सरकार की राय विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय के बयान से सामने आती है।
डोकलाम विवाद पर चीन के अखबारों में आक्रामक बयानबाजी पर वहां के रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल रेन गुआंगकिंग ने भारत से गए संवाददाताओं से कहा कि चीन की मीडिया में छपे लेख बीजिंग सरकार का आपराधिक रुख नहीं है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स मीडिया या चिंतकों के विचार होते हैं। चीन की सरकार के विचार विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ताओं से सामने आते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की मीडिया के साथ साथ वहां की सरकार की बातों पर पूरा विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। While we are talking peace, let us prepare for war. Because not being prepared for war is what happened last time. Last time Nehru thought suddenly, oh, we'll go ask the army to go fight. Armies don't fight like that. There has to be systematic. And it won't just be Dockland, it will be across the border. डोकलाम मामले पर पिछले 1 महीने से भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। भारत ने बार बार कहा है कि मसला राजनयिक वार्ता से सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगस्त और सितंबर में देश में सामान्य बारिश होगी और ये औसत का करीब 94 से 100% रहेगी। अगस्त में 99% बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मानसून का अनुमान लगाया है। हालांकि 1 जून से 7 अगस्त के बीच वर्षा में 3% की कमी दर्ज की गई है। दक्षिण के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात हैं, वहीं पूर्वोत्तर, गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ बनी हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।